इसका हिंदी वो टपकन नहीं लिखना ना, ट्रिकल ही लिख लेना हिंदी में, ऐसे देवनागरी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को डायरेक्ट हिट करे। होता है ना कि हम लोग जब कुछ कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि टारगेटेड हिट हो, ठीक है, सीधा समझ में आए। इस क्या होगा, आप ट्रिकल डाउन लिखोगे ना तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ट्रिकल डाउन की बात कर रहा है ये। अब आप टपकन लिखोगे तो वो भी दिमाग पे थोड़ा जोर डालेगा, जब एक दो पैराग्राफ पढ़ेगा तब उसे चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा ये चल रहा है। नहीं, इसीलिए हम लोग ही लिखते हैं, ठीक है। यूपीएससी में बच्चे ऐसे भी लिख देगा ना, हिंदी माध्यम के भी छात्र, यदि ट्रिकल डाउन भी लिख दिया फिर आगे जो ट्रिकल डाउन से ये आशय है तो चल जाता है। जी जी, ठीक है, इसीलिए लिखिए, फॉर्म में लिखिएगा ना, फर्स्ट पॉइंट करके लिखिए। ट्रिकल डाउन एक ऐसी रणनीति होती है सॉरी जी जी बिल्कुल समझा देंगे, आप लिखिए। वो चीजें अंडरस्टूड हैं, कुछ चीजें हैं जो अंडरस्टूड हैं, ठीक है। एक तो ऐसे ही कोई टॉपिक को हम इतना डेप्थ में जा रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि इतना डेप्थ में जाने से बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा उनके लिए है जो प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्लास कर रहा हो। फिर मेरे दिमाग में आया ये तो मेंस की क्लासेज है, बहुत बच्चे बोर भी हो रहे होंगे कि क्या चल रहा है, इतने दिनों से चल रहा है ना। सीधा टारगेटेड हिट होगा। अब जैसे इसके बाद जो भी टॉपिक करेंगे हम लोग उसकी अवधारणा देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसका आपको हम बताएंगे आंसर राइटिंग, और उसका आपको हम मैटर देंगे। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, यानी ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर टच करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, फिर प्री की क्लासेस तो होंगी ही ना यहाँ इकोनॉमी की, जब भी हो तो मेरी कोशिश रहेगी कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को लेके चलें, ठीक है। लिखिए, ट्रिकल डाउन एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण, ये सही है, गलत तो नहीं लिखा मैंने? सही है। हिंदी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है तो गलतियां होंगी तो आप लोग बताना, ठीक ना। मात्रात्मक गलती हो जाए तो बता देना आप लोग, ठीक है। ट्रिकल डाउन एक ऐसी रणनीति होती है जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण, हाई को क्या बोलते हैं, उच्च ना, तो उच्च ग्रोथ ही लिखिए। ग्रोथ को वैसे हम लोग समृद्धि बोलते हैं, उच्च ग्रोथ लिखिए, ऐसे लिखते हैं हम लोग ना आंसर राइटिंग में, मेंस में। नहीं सर, नहीं जी नहीं। उच्च ग्रोथ को हम लोग ऐसे हाई ग्रोथ बोलते हैं ना, यानी उच्च समृद्धि भी मिलेगा, लेकिन उच्च ग्रोथ लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर जो हो वो इंग्लिश माइंडेड हो, क्योंकि बीपीएससी जिस तरीके से चेंज कर रहा है, आप लोग देख रहे होंगे जिस तरीके से ये डायनेमिक चेंज कर रहा है, ठीक है। इसका हिंदी अप्रोप्रिएट होता है समृद्धि, नहीं तो आप उच्च तो उसे चीजें समझ में आएंगे, ठीक है। वैसे आप समृद्धि भी लिख सकते हो, इस पर इतना जोर क्या ही देना ना। हाँ, हुआ इंग्लिश वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हिंदी में आप ग्रोथ लिखेंगे, ग्रोथ बोलेंगे तो चीजें समझ में आती हैं सीधा। आपको कोशिश करनी है कि हम कितना सुलझा हुआ शब्द लिखें, कितना सुलझा हुआ स्टेटमेंट लिखें, वाक्य लिखें, ताकि एग्जामिनर खुश रहे, बस, ठीक है। बहुत कुछ अब कि जैसे मान लो साइंस टेक का कोई मैटर है, इकोनॉमी खुद, इसके इतने सारे टर्म हैं इंग्लिश में जो इंग्लिश में समझना आसान होता है। नहीं, हिंदी में आप तरलता चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा, लिक्विडिटी सीधे समझ में आ जाती है ना। जिसमें तीव्र औद्योगिकीकरण एवं उच्च ग्रोथ के, या ग्रोथ के बाद आप स्लैश करके लिख लो समृद्धि,
उच्च ग्रोथ के माध्यम से निर्धनता को अप्रत्यक्ष रूप से दूर करने की कोशिश की जाती है। पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त रणनीति के अंतर्गत कर छूटों सही है ये, यानी टैक्स, यानी जो टैक्स में जो कमी करते हैं, ये छूट सही है या गलत है? कर छूटों बड़ी होगा ना, हाँ सही सही बताया। कर छूटों कौमा निवेश सब्सिडी कम ब्याज दर यानी लो इंटरेस्ट रेट कम ब्याज दर आदि के माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है। यह माना जाता है कि पूर्ण विराम, उसके बाद यह माना जाता है कि, ये हम लोग समझ लेंगे, आप लिख लो फिर हम लोग समझेंगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है। माना जाता है कि इससे ग्रोथ का स्तर या इससे समृद्धि का स्तर बढ़ेगा। कौमा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कौमा लोगों की आय बढ़ेगी। और साथ ही निर्धनता स्वतः दूर हो जाएगी। पैराग्राफ चेंज। इस अवधारणा को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जा सकता है। दर्शाया जा सकता है डैश। हिंदी में लिखना भैया आप लोग ना।
लिख लीजिए औद्योगिकीकरण, नीचे लिखिएगा ग्रोथ समृद्धि, एरो बना के लिखना ना, ग्रोथ के नीचे लिखिएगा रोजगार, रोजगार के नीचे लिखिएगा आय इनकम, एरो बना के, आय के नीचे लिखिएगा एरो बना के, बेसिक नीड्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, मूलभूत आवश्यकताएं या बुनियादी जरूरतें, जो भी मन करे आपका, जो भी दिल करे आपका। इंसेंटिव्स को क्या बोलते हैं? सॉरी, इनिशिएटिव्स होता है वो दोस्त। इंसेंटिव मतलब सहायता। इनकम के बाद है भैया वो बेसिक नीड्स, एरो बना के, बुनियादी जरूरतें, बुनियादी आवश्यकताएं या मूलभूत आवश्यकताएं। अच्छा, वो नीति आयोग का जो डिस्कशन पेपर आया था ना परसों, उसमें बिहार का कितना टीबी बाहर हुआ था, कुछ है पता आप लोगों को क्या? 24। वो तो 2013-14 से हुआ ना, तो वो बिहार के संदर्भ में थोड़ा ना हुआ, वो तो पूरा। नहीं नहीं, मोबाइल से मत देखिए। 3.77 है शायद जो बिहार से बाहर हुआ है ना, बिहार से इतने पॉवर्टी शायद बाहर हुआ आई थिंक। 4 तो यूपी से हुआ है, 4 करोड़ के आसपास। हाँ, परसेंटेज में बताइए क्या कहते हैं अभी बिहार में कितना है? हाँ, 3.77 करोड़ लोग बिहार में पॉवर्टी से फ्री हुआ है, मुक्त हुआ है। ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, ठीक है। हम लोगों को उसके डाटा के साथ जाना है, उस पर कमेंट नहीं करना है कि वो इतने लोग कैसे गरीबी से बाहर हो गए। नहीं, अभी भी कितने लोग यहाँ पे आप देख लो, ये जो बन रहा है ओवरब्रिज, इसके सुबह में मॉर्निंग में सो रहे होते हैं लोग, ठीक है, रैन बसेरा में। मैंने देखा एक रोज रात को मैं कहीं जा रहा था 2-2:30 बजे, देखा मैंने कि लोग, एक आदमी को देखा, एक बूढ़े लोगों को, एक मतलब बिल्कुल एक ही धोती था और उसी को वो पहने हुए थे और उसी को वो शरीर पे लिए हुए थे। हमने कहा बताओ, ठीक है, ठंड तो लगनी ही है, लगनी है, नहीं ठंड लगेगी तो फिर इनका तो वेदांता या पारस वाला तो इन्हें देगा भी नहीं। खैर जो भी है, परसेंटेज कितना रह गया अभी? अभी बिहार में अभी भी भैया 2022-23 में ये नीति आयोग के डिस्कशन पेपर के अकॉर्डिंग 26.59% है। कल मैंने वो हिंदी के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर देखे जो बिहार में यहाँ हो पब्लिश्ड, यानी जो बिहार में यहाँ अवेलेबल है पटना में, मैंने देखा ये डाटा नहीं था कहीं, ठीक है। और बीपीएससी हो सकता है हो भी, मेरी नज़र से मान लो कोई पेपर ना आया हो। फिर मैंने इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर के आर्टिकल सब देखे, सर्च किया, तो उसमें टोटल ये सब में दिए हुए थे कि इतना है, 2013-14 से इतना कम हुआ, 56.3% के अराउंड था। फिर उसी ईयर वो 53% था 2013-14 में, उससे वो डिक्लाइन हुआ 2022-23 में, जो 22-23 में ये बताया कि 26.59% ये सब है। और बीपीएससी पीटी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना, बिल्कुल स्पेसिफिक, वो पॉइंट करके डॉट डॉट करके कुछ पूछ लेता है, एग्जैक्ट डाटा। ये समझ में आया आप लोगों को? ये नहीं समझ में आया ना? ये कह रहा है कि ट्रिकल डाउन का मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब जिक्र हुआ था, डिस्कस हुआ था, तो मैंने बताया था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ भारत में सॉरी, हाँ, मतलब उस टाइम में ये बात हो रही थी कि इतनी बड़े लेवल पर पॉवर्टी थी हमारे देश में, क्योंकि हम लोग नए नए आज़ाद हुए थे, गरीबी भयंकर रूप से थे। तो कुछ लोग जो थे, जो इंडस्ट्री माइंडसेट के लोग थे, 5 ईयर प्लान में जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि इतने लोगों को रोजगार देना तो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसा करो कि जैसे इस देश में हमको लोगों को रोजगार देना है तो इंडस्ट्री को बिल्डअप करो, इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाओ, धुआंधार तरीके से, जितना डेवलपमेंट हम उद्योग लगा सकते हैं तो उससे गरीबी स्वतः खत्म हो जाएगी। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था, उसका टेन्योर 56-61 था ना, 1956 to 61,
तो उस टाइम में ये बात हो रही थी और 5 ईयर प्लान इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रहा था, उन्हें ही करना ही था, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडस्ट्री लगे, ताकि इससे जो यानी जो फायदा होगा, जो इसका फ्रूट्स होगा ना, वो गरीबों तक पहुंचेगा। जैसे उद्योग लगेंगे यहाँ पटना, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब इलाके में, तो इसके फायदे मिलेंगे लोगों को। जैसे आपने देखा भिलाई, राउरकेला, ये सब में लगे भी थे उस टाइम में। फिर देखा गया जब 5 साल के बाद एनालिसिस हुआ, तो 5 ईयर प्लान वालों के पास जब डाटा आया तो उन्होंने कहा कि ये इमीडिएटली जॉब क्रिएट नहीं कर पाया, ये समस्याएं इनके साथ रही। फिर 5 ईयर प्लान ने अपनी लूफहोल्स को, अपनी गलती को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इससे गरीबी भैया खत्म नहीं हो पाई। जैसे इंडस्ट्री लगा, उनका मोटिव था कि स्टेट सपोर्ट करेगा ना, राज्य सरकार या सरकार सपोर्ट करेगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण से तात्पर्य था कि उद्योग लगेंगे तो ग्रोथ बढ़ेगा, समृद्धि आएगी, ठीक है, वृद्धि होगी, उससे रोजगार जनरेट होगा। लेकिन हो नहीं पाया। यहाँ तक हुआ था, ये ग्रोथ हुआ, ठीक है, लेकिन ये यहाँ फिर आके ये जो चेन है ना, ये नहीं फुलफिल कर रहा था ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहा था। ग्रोथ हुआ, इनकम हुआ, ये सब हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये जो चेन था ना इसका प्रॉपर बना हुआ, दिख रहा। तो यहां से यहां तक काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर उसके बाद ये चेन जो है, ये चेन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो उन लोगों ने कहा कि भाई रोजगार ही नहीं जनरेट हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है। मैंने आपको बताया भी था, जॉबलेस ग्रोथ का मैंने रीजन दिया था प्रॉपर, नहीं वो सब जो रीजन थे वैलिड। तो ग्रोथ हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा था, तो फिर लोगों के पास इनकम नहीं हो पा रहा था। एम्प्लॉयमेंट होगा तब तो आम आदमी का, जो आम लोग हैं गांव घर के, उनका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो फिर वो अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएंगे। तो ऐसा हो नहीं पाया। तब स्टेट के पास एक टर्म आया कि स्टेट डायरेक्ट जो है ना बेसिक नीड्स प्रोवाइड करे आम आदमी को, ठीक है। ये टर्म आया, लोगों ने कहा कि भैया आप डायरेक्ट इसको सपोर्ट करो। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो समाज में हाशिए पर जो वर्ग मौजूद हैं, ठीक है, जिनके पास मूलभूत आवश्यकता की भी दिक्कत है, जो अपने रोटी के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है, रोटी की समस्या से वो जूझ रहा है, ठीक है, मूलभूत आवश्यकता की दिक्कत है। तो स्टेट को कहा गया कि आप इस पर काम करिए। तब एक टर्म आया, बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट। यहां पे एक टर्म आया, बेसिक नीड्स बेसिक नीड्स बेसिक नीड्स अप्रोच, यानी स्टेट का काम हो, राज्य का काम हो, सरकार का दायित्व हो कि जो हाशिए पर लोग हैं आप उनको डायरेक्ट जो बेसिक नीड्स है ना आप उनको उपलब्ध करवाओ, ठीक है। आप इतना इस पे फोकस मत करो, ठीक है, इस पे जो आप इसे इन्वेस्टमेंट पे सब्सिडी दे रहे हो, इनको बड़े लेवल पर हो। आज भी आप देख रहे होंगे कि भारत में जो अपोजिशन पार्टी है वो बड़े लेवल पर इस इशू को उठा रही है कि सरकार जो है बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना, मुझे लगता है कि मतलब आई थिंक 15-16 लाख करोड़ रुपया उन लोगों का जो लोन था वो माफ़ कर दिया गया बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी कर रही है कि भारत में जो गरीब लोग हैं यदि उसका 50% ही आप उन लोगों को दे देते तो काम हो जाता, नहीं, उनकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, नहीं, दूसरा पहलू क्या है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, आप लोग भूल जाते हैं ना। डिस्कस किया था कि बुधई को जब रुपया आ जाएगा अकाउंट में तो फिर वो अपने वाइफ के लिए, अपनी बच्ची के लिए या अपने बच्चों को अच्छा स्कूलिंग नहीं देगा, अच्छा एकेडमिक नहीं देगा,
नहीं, अच्छा एजुकेशन पे वो खर्च नहीं करेगा, हेल्थ पे नहीं खर्च करेगा, ठीक है, वो अलग चीज़ों में खर्च करेगा। पता चलेगा उसके घर के आप अगल बगल कभी विजिट करोगे तो अच्छे अच्छे क्वालिटी के बोतल आपको देखने को मिलेंगे, नहीं वो उस पर रुपया खर्च करेंगे। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए हमारे यहाँ, उन्होंने कहा कि यदि किसी आदमी को आप एक मछली दे देते ना, आप उनको एक दिन का भोजन दे रहे हो, ठीक है, एक समय के लिए भोजन दे रहे हो। यदि किसी आदमी को आप खा देते हो तो आप उसके होल लाइफ का भोजन दे देते हो। नहीं, जैसे अभी आप बिहार में भी देख रहे हो कि ये सब चीज़ें चल रही हैं कि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें देना। नहीं, कोई भी स्टेट की तरफ से यदि ऐसा किया जाता है तो वो आप सीधा समझ लो कि वो स्टेट जो है फेल्योर होने के कगार पे जा रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है कि हम लोगों को स्किल प्रोवाइड करेंगे, हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, नहीं हम हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, जिससे ग्रेजुअली पॉवर्टी समाप्त होगी। तो कुछ लोगों ने कहा कि भैया बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट पे आप काम करो, कि जो बेसिक लोग हैं ना, यानी जो हाशिए पर जो लोग हैं समाज में, उनको आप डायरेक्ट डेवलपमेंट का एक ऐसा फ्रूट्स जो है, डेवलपमेंट का विकास का जो फ्रूट्स है वो हाशिए पर जो मौजूद लोग हैं उनको मिले। तो इसीलिए ये अवधारणा आई बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट। समझ में आया? कुछ बोलना है क्या? आगे बढ़े, लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि मुझे लिखना होता 69th का ये क्वेश्चन तो इसी तरीके से लिखते, जैसे आपको लिखा रहे हैं इंट्रो, और ये ग्राफ ये बॉक्स में बनाते इस तरीके से, ऐसे लिखा, ऐसे दर्शा देते, हो गया, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाता है कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब सीधा सीधा इसको डिफाइन नहीं करना है ना इतना, उसे अब वो बच्चा छोड़ना है, या 10th क्लास के बच्चे को छोड़ना वो देख रहा है, वो एक कॉपी देख रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट वाला बच्चा कॉपी लिख रहा है। तो आपको टू दी पॉइंट स्पेसिफिक चीजें लिखनी चाहिए अपने आंसर राइटिंग। मैंने एक का कॉपी देखा, मैंने बताया ना कि वो ग्रेजुएशन वाला नहीं, याद ना भी आ रहा हो फिर भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें लिखने से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। पैरा चेंज करके लिखिए, भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में रोजगार विहीन समृद्धि, यानी जॉबलेस ग्रोथ, ब्रैकेट में लिख लेना, रोजगार विहीन समृद्धि और अन्य कारणों से ट्रिकल डाउन की रणनीति, ऐसे ही लिखिएगा हिंदी में, देवनागरी में ना, ट्रिकल डाउन की रणनीति यानी स्ट्रैटेजी न केवल असफल हो जाती है बल्कि यह आय और असमानता, इनइक्वालिटी, बल्कि यह आय और परिसंपत्ति की असमानता और परिसंपत्ति, इनकम एंड एसेट्स, बल्कि यह आय और परिसंपत्ति की असमानता को बढ़ावा दे रही है। मैंने बताया था आपको कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मान लो बिहार में कहीं भी,
तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उस लोकेलिटी के जो भी समृद्ध लोग होंगे, रिच लोग होंगे, ज्यादा फ्रूटफुल या ज्यादा इसका फ्रूट्स जो है वो लाभ उन्हीं को मिलेगा। नहीं, बुधई जो गांव में हाशिए पर है, ठीक है, जिनको समाज में चलने में भी दिक्कत होता है, वो पता चल रहा है कि यदि गांव से क्रॉस कर रहा है, मान लो किसी ब्राह्मण राजपूत की टोली होगी गांव में कहीं, ठीक है, और समाज में एक SC ST की फैमिली है, उस परिवार के बच्चे यदि जा रहे हैं, कोई लोग जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वो साइकिल, मैंने बताया था कि सोसाइटी हमारा इस तरीके से भारत में, भारतीय समाज को जब आप पढ़ोगे तो, कि उसके फैमिली के लोग जब जा रहे हैं साइकिल से जा रहे हैं बेचारे, ठीक है, तो एक तो साइकिल से उतर जाएंगे, ठीक है, फिर वो अपना जो उनका स्लीपर है वो स्लीपर हाथ में पकड़ेंगे और उसी हाथ से वो हैंडल पकड़ते हैं, ठीक है, तब वो क्रॉस करते हैं, जबकि वो समाज में जो भी फॉरवर्ड हैं वो उनको रोकते भी नहीं है, उनको कहते भी नहीं है कुछ, उनको आपत्ति भी नहीं है कि भैया आप चढ़ के चले जाओ, क्या ही, कि उनकी ऐसी टेंडेंसी बन गई है, एक मनोवृत्ति बन गई है, एक प्रवृत्ति बन गई है, क्योंकि वो शुरू से देखते चले आ रहे हैं कि मेरे बाबा भी ऐसे करते थे, मेरे पापा भी करते थे, हम भी कर रहे। नहीं, वही बच्चा जब कल के डेट में IAS बन जाएगा, उसकी फैमिली का कोई बच्चा IAS बन जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं बिहार कैडर में, तो फिर उसके फैमिली में एक डायनेमिक चेंज आता है। जैसे आप राजस्थान कभी जाओगे तो वहाँ पे एक मीना कम्युनिटी है, वो ST में आती है, ठीक है, जबकि मीना राजस्थान में फाइनेंशियली बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है, लेकिन फिर भी मतलब इस तरीके की इनइक्वालिटी है सोसाइटी में कि फाइनेंशियली रिच है। एक फैमिली राजस्थान में मीना कम्युनिटी की ऐसी है, नाम बता दूंगा मैं आपको, कि उसके फैमिली में 55-60 लोग हैं, जिसमें 35-40 तो IAS IPS है, ठीक है, जो सेंट्रल लेवल पर भी उसके यहाँ से सेक्रेटरी तक बने, लेकिन उनको भी ये डिस्क्रिमिनेशन का, अनटचेबिलिटी का, छुआछूत का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे आगे, हम लोग पढ़ेंगे, यानी जब ये नेशनल इनकम में ये एक असमानता का जो रीजन है, ठीक है, तो किस तरीके से हमारा सोसाइटी डिवाइड है। तो अब आप ये बताओ कि जो समाज में जो एक बड़ा ठेकेदार है, एक बड़ा तबका है, और एक है बुधई जो बोल भी नहीं पा रहा है ढंग से, तो उस तक ये डेवलपमेंट्स का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ्रूट समझ रहे हो ना, लाभ वो पहुंचने में पहुंचेगा, लेकिन एक समय लगेगा, तब तक पता चलेगा कि वो गरीबी के दुष्चक्र में हो सकता है पीस के खत्म हो जाए। नहीं, तो ये फ्रूटफुल होता है, लेकिन एक समय लगता है, एक टाइम लगता है। इंडस्ट्री होगी, उसका लाभ मतलब भयंकर रूप से जब सबको मिलने लगेगा तब उसको मिलेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि भारत समेत विश्व के अधिकांश देशों में ये असफल ही हुआ, क्योंकि एक लंबा समय लगता है इसका एडवांटेज लोगों तक, आम जन तक पहुंचने में। क्या लिखा, आय और परिसंपत्ति की असमानता को भारत में असफलता के, क्वेश्चन क्या था PPSC ने जो पूछा था 69th का, है क्या याद आप लोगों को? किसी को क्वेश्चन नहीं रखते, मोबाइल में है ना, देखिए कोई नहीं याद है। भारत में इसकी असफलता के पीछे निम्न कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। क्या सब हो सकता है भारत में ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट उतना प्रभावी नहीं हुआ, बताइए, बताओ भैया। अच्छा, और लेबर कॉस्ट से क्या ही मतलब है, टू दी पॉइंट बताइए, स्पेसिफिक, पहले स्पेसिफिक बताइए फिर आप टारगेटेड हिट करिएगा। नहीं, मान लो 1-2 बार मेंस आप दे दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि नहीं टारगेटेड हिट करना है। ये टर्म बहुत प्रचलित है UPSC के बच्चों के बीच में, सीधा सीधा हिट करो जी। अच्छा, यानी लैंड रिफॉर्म्स वाली समस्या बता रहे हो आप।
हाँ ठीक। और हम्म, 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 अच्छा। देखिए ये मैंने बताया था, शुरू से बताया कि ये सोचने का गेम है बस, जस्ट कोई भी कमीशन एग्जाम है, सोचने का गेम है, ठीक है। अब तो बीपीएससी भी ऐसा कर दिया प्रीलिम्स में। यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है पीटी का, आप लोग देखोगे तो कोई भी धुरंधर, चाहे वो टीचर हो, बड़ा बड़ा कोचिंग का बड़ा बड़ा फैकल्टी ले लो, नाम बता देंगे आपको, ठीक है, या कोई टॉपर स्टूडेंट हो, उससे भी पेपर दे दो, वो प्रीलिम्स का 100 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का कह दो, तो कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि हम 50 क्वेश्चन हमको आ रहा है। 25 से 30 क्वेश्चन ही आ रहा होता है सबको, या 30 से 35, 35 मैक्सिमम हो गया, 36 नहीं जा सकता। उसके बाद जो 15-20 क्वेश्चन का गेम है, बस 50% पे ही रिजल्ट आता है पीटी का। तो वो 15-20 क्वेश्चन जाता है आपके आईक्यू पे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे, कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आप उसको हैंडल कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, और किस तरीके से सोच रहे हैं एग्जाम हॉल। सोचने का गेम है बस। मेंस का एग्जाम कंप्लीटली सोचने का गेम है। ट्रिकल डाउन के टर्म को यदि कोई समझ रहा है तो उस क्वेश्चन को, 69 वाले क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाता, बस सीधा क्वेश्चन था। तो ये भी जो क्वेश्चन है कि भारत में ट्रिकल डाउन लाया तो गया था हमारे यहाँ 1956 में ना, और इससे क्वेश्चन पूछा गया, बराबर पूछा, एक यूपी पीसीएस ने एक बार पूछा है मेंस में, ठीक है। तो आखिर क्या रीजन, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा ना। तब फिर गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स ने जब अपनी गलती जावते, ठीक है, यानी उस टाइम में जो योजना आयोग के प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पर देश में स्कीम्स को लॉन्च किया गया, और भयंकर तरीके से स्कीम पे रुपया खर्च किया गया, ताकि आम आदमी तक रुपया पहुंचे। रुपया पहुंचेगा तब तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर ग्रोथ होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। लिखिए फर्स्ट पॉइंट। इसके प्रमुख तत्व लाभ, भारतीय नियोजन यानी इंडियन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, ठीक है। इसके प्रमुख तत्व, लाभ, इसका एडवांटेज, और इसके लिमिटेशंस, ठीक है, और आलोचनाओं को स्पष्ट कीजिए। यानी 3 चीजें पूछी गई आपसे इसमें, कि इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इसका बेनिफिट्स भी कुछ ना कुछ रहा होगा ना, बेनिफिट्स, और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, सीमाएं, और क्रिटिसिज्म, ये बताना है बस। ठीक, लिखिए। पहला, आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में, ये तो हम आपको ट्रिकल डाउन ऐसे ही टर्म आया था तो मैंने सोचा कि कुछ बता दें। आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करना। यानी ये इकोनॉमिक, ये लिबरलाइजेशन तो हमारे यहाँ 1991 में आया था। यदि मान लो आप उस टाइम में पूछ लोगे, ठीक है, यदि मान लो इंटरव्यूअर्स पूछ देता हमसे, यदि ट्रिकल डाउन क्यों नहीं हमारे यहाँ सक्सेस किया, तो 1956 में तो लिबरलाइजेशन नहीं आया था ना, एलपीजी। उस टाइम हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को उस लेवल पर तवज्जो नहीं दी गई जिस लेवल पर देना चाहिए था ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का एक अधिसंख्यक वर्ग था जो इस पर डिपेंडेंट था, इस वजह से, ठीक है। यदि आज के डेट में लिखना होता तो इस तरीके से लिखते कि आर्थिक उदारीकरण के प्रभाव में कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करना। नेक्स्ट, ग्रामीण औद्योगिकीकरण पर ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज,
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं देना, जबकि इसमें बड़े उपक्रमों की तुलना में बड़े उपक्रम, जैसे बड़े जो अंडरटेकिंग्स हो गए ना, जैसे पीएसयू हुआ ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, जबकि इसमें बड़े उपक्रमों की तुलना में रोजगार देने की क्षमता कितनी गुना ज्यादा होती है? रोजगार देने की क्षमता बताइए। एमएस सेक्टर जो है हमारे यहाँ, बड़े बड़े सेक्टर जो रोजगार जनरेट करता है, उसकी तुलना में एमएसएमई सेक्टर यानी जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं 7 गुना यानी 7 टाइम्स ज्यादा रोजगार क्रिएट कर सकता है। ये कह रहा है कि इसमें बड़े उपक्रमों की तुलना में रोजगार देने की क्षमता 7 गुना अधिक होती है। उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के स्थान पर